दो हिसाब, दोनों में हर रकम असली। किसी ने कोई नंबर नहीं बदला, कोई चोरी नहीं की। फिर भी एक हिसाब पर भरोसा किया जा सकता है, दूसरे पर बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे? क्योंकि अकाउंटिंग में सिर्फ सच लिखना काफी नहीं, ये भी तय है कि कौन सी चीज कब लिखनी है और कितनी। और ये रूल्स आपको किसी लेजर में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। आज उनके नाम भी मिलेंगे और पकड़ भी। चलिए। गुरुजी, बड़ी खबर। एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि वो मुझे बड़ा माल उधार पर देगा, मगर पहले मेरे पिछले साल के अकाउंट्स देखेगा। मैंने खुद स्टेटमेंट बनाया है। प्रॉफिट 1,05,000। अली भाई, मैंने भी देखा है। हर रकम असली है, मुझे कोई झूठी एंट्री नहीं मिली। मगर फिर भी कुछ चीजें मुझे अजीब लगी हैं, जैसे ये रेंट वाली लाइन। अजीब क्या? रेंट मैंने अपनी जेब से दिया है, रिसीप्ट मौजूद है। जो खर्चा किया वो लिख दिया। इसी को तो अकाउंटिंग कहते हैं। बिल्कुल ठीक अली, हर रकम सच्ची है, मैं मान रहा हूं। मगर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या हर सच्ची रकम इस साल के और इसी बिजनेस के हिसाब में लिखी जानी चाहिए थी? मैं इस स्टेटमेंट पर लाल मार्कर से 7 सवाल लगा रहा हूं। हर सवाल के पीछे एक रूल है। और मजे की बात यह है, उनमें से अक्सर रूल्स आप पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, बस नाम नहीं जानते। पहले ये सोचिए कि रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्रिकेट का मैच सोचिए जहां दोनों टीम्स अपने अपने रूल्स बनाए। एक कहे 6 बॉल्स का ओवर, दूसरी कहे 10 बॉल्स का। स्कोर दोनों लिखेंगे, दोनों सच लिखेंगे, मगर उन दोनों स्कोर्स का आपस में कोई मुकाबला नहीं हो सकता। अकाउंट्स का भी यही हाल होता अगर हर दुकानदार अपना मेथड चलाता। इसलिए पूरी दुनिया ने कुछ रूल्स मान लिए। इनमें से कुछ बुनियादी फर्जियात हैं जिन पर पूरा हिसाब खड़ा है, इन्हें कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। और कुछ अमली रिवायात हैं, जब फैसला आपकी सोच पर छोड़ा जाए तब क्या करना है, इन्हें कन्वेंशंस कहते हैं। और एक ईमानदाराना बात, कुछ किताबें प्रूडेंस को कन्वेंशन कहती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट। इस झगड़े में मत पड़िए। एग्जाम में मार्क्स नाम और मतलब के मिलते हैं, खानदान के नहीं। और एक वादा जो मैंने पिछली वीडियो के आखिर में किया था, आज निभाऊंगा। आज कोई नया अकाउंट नहीं बनेगा, कोई नया फॉर्मूला नहीं आएगा। सिर्फ प्लस और माइनस, और हर कदम पर एक नाम जो आपके जवाब को पूरे मार्क्स दिलाता है। चलिए, पहला सवाल। पहला लाल निशान यहां, शॉप एक्सपेंसेस। इसके अंदर दो चीजें छुपी हैं। घर का राशन 7,500 और आपकी बेटी की स्कूल फीस 5,500, कुल 13,000। गुरुजी, पैसे तो दुकान ही के थे। मेरी ही दुकान है, मेरा ही पैसा है, और मैंने वो खर्च किया, तो एक्सपेंस ही हुआ ना। यही वो जगह है जहां हर नया बिजनेस वाला फिसलता है। अकाउंटिंग में दुकान आपसे अलग एक शख्सियत है। आप एक तरफ, दुकान दूसरी तरफ। इसीलिए जब आपने पहले दिन पैसा लगाया था तो हमने उसे कैपिटल लिखा था, यानी बिजनेस पर मालिक का हक। बिजनेस ने आपसे पैसा लिया था। और जब आप बिजनेस से पैसा या माल अपने लिए निकालते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं होता, उसका नाम है ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का मतलब यहां तस्वीरें नहीं, मतलब है मालिक का अपनी जात के लिए निकाला हुआ पैसा। वो कैपिटल को कम करता है, प्रॉफिट को नहीं। और एक बात जो अक्सर रह जाती है, ड्राइंग्स सिर्फ कैश नहीं होती। अगर आप दुकान से माल उठाकर घर ले जाएं, वो भी ड्राइंग्स है। इस रूल का नाम है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस अपनी अलग हस्ती। तो गुरुजी, ये 13,000 एक्सपेंसेस से निकल जाएंगे, मतलब अली भाई का प्रॉफिट तो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। पहला निशान अली के हक में गया, प्रॉफिट 13,000 ऊपर। अली मुस्कुराइए, मगर जरा सी देर के लिए। गुरुजी, एक बात कहूं, मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरे कस्टमर्स का भरोसा है। और मेरा सेल्समैन 3 साल से मेरे साथ है, कभी 1 रुपया इधर उधर नहीं हुआ। ये दोनों मेरी बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिखे? बहुत खूबसूरत सवाल, और इसका जवाब खुद एक रूल है। अकाउंट्स सिर्फ वही चीजें लिखते हैं जो पैसे में नापी जा सकें। भरोसा, ईमानदारी, मेहनत, आपका तजुर्बा, ये सब अनमोल हैं, मगर इनका कोई बिल नहीं बनता।
इस रूल का नाम है मनी मेजरमेंट, और इसका नतीजा भी समझ लीजिए। अकाउंट्स कभी बिजनेस की पूरी कहानी नहीं बताते। इसीलिए एक अच्छी चलती हुई दुकान अक्सर अपनी बैलेंस शीट से ज्यादा वैल्यू पर बिकती है। उस ज्यादा वाले हिस्से का नाम गुडविल है, और वो अकाउंट्स में तभी आता है जब कोई उसे असल में खरीद ले, पैसे देकर। दूसरा खामोश रूल आप पहली वीडियो से रोज इस्तेमाल कर रहे हैं। हर लेन देन के दो पहलू, एक तरफ कुछ आता है, दूसरी तरफ कुछ जाता है। इसीलिए बैलेंस शीट बैलेंस करती है। इसका नाम है ड्यूल एस्पेक्ट। और गुरुजी, एक चीज मैं हमेशा सोचती थी, बिजनेस तो चलता रहता है, तो हम साल के आखिर में हिसाब बंद ही क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम कभी लाइन ना खींचें तो प्रॉफिट कभी मालूम ही ना हो, सिर्फ दुकान बंद होने वाले दिन पता चलता। इसलिए हम इस चलते हुए सफर को बराबर टुकड़ों में काट लेते हैं, आमतौर पर 1 साल। इसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड। और यहीं से आज का सबसे बड़ा झगड़ा शुरू होता है, कौन सा एक्सपेंस किस टुकड़े का है। एक सवाल मेरा भी है। वो काउंटर जो मैंने पिछले साल 15,000 का खरीदा था, अगर मैं आज उसे बेचने निकलूं तो मुश्किल से 4,000 में जाएगा। तो बैलेंस शीट में मैं 4,000 लिखूं या नहीं? नहीं, और वजह बहुत अहम है। हम हिसाब बनाते वक्त एक बात फर्ज कर लेते हैं, ये बिजनेस बंद नहीं हो रहा, चलता रहेगा। इस फर्ज का नाम है गोइंग कंसर्न। और जब बिजनेस चलता रहेगा तो काउंटर बेचने के लिए रखा ही नहीं, इस्तेमाल के लिए रखा है। इसलिए उसकी वैल्यू वो है जो आपने दी माइनस जितना वो घिस चुका, यानी डिप्रिशिएशन, जैसा आपने वीडियो 7 में सीखा। जल्दी में बेचने वाली वैल्यू तभी लिखी जाती है जब बिजनेस वाकई बंद हो रहा हो। एग्जाम में ये उल्टी सूरत अक्सर पूछी जाती है। अगर गोइंग कंसर्न का फर्ज खत्म हो जाए तो हर चीज उस वैल्यू पर आती है जो जल्दी बेचने पर मिल सके। और इससे जुड़ा हुआ एक और रूल, हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट उस रकम पर लिखा जाता है जो असल में दी गई थी। क्यों? क्योंकि उस रकम का सबूत मौजूद है, बिल, रिसीप्ट। मार्केट वैल्यू पूछें तो 10 आदमी 10 जवाब देंगे, और हर जवाब पर बहस हो सकती है। सबूत वाली बात को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। ईमानदारी की बात यह भी है कि इस रूल की अपनी कमजोरी है। बरसों पुरानी जगह या मशीन अकाउंट्स में बहुत सस्ती दिखती है। इसीलिए नए फ्रेमवर्क में कुछ चीजें आज की वैल्यू पर भी लाई जाती हैं, मगर आपके सिलेबस की बुनियाद वही है, कॉस्ट। आपकी बारी, और आज सवाल हिसाब का नहीं, नाम का है। एक कस्टमर ने अली से कहा, अगले महीने मैं आपसे बड़ा माल लूंगा, पक्का वादा। अली ने वो सेल आज ही अपने अकाउंट्स में लिख दी। कौन सा रूल टूटा? मैचिंग, रियलाइजेशन या कंसिस्टेंसी? 3, 2, 1। जवाब है बी, रियलाइजेशन। सेल उस वक्त लिखी जाती है जब माल और उसकी मिल्कियत कस्टमर तक पहुंच जाए। वादा, ऑर्डर या कैश का आना, इनमें से कोई भी फैसला नहीं करता। और ए क्यों गलत है? मैचिंग एक्सपेंसेस का वक्त तय करती है, सेल का नहीं। सी क्यों गलत है? कंसिस्टेंसी का ताल्लुक मेथड बदलने से है। ये तीनों नाम आज के वीडियो में पूरे खुलेंगे। और मजे की बात, अली ने बिल्कुल यही मिस्टेक अपने असली स्टेटमेंट में भी की है। वो हम थोड़ी देर में पकड़ेंगे। अब दूसरा और तीसरा निशान, और दोनों एक ही खानदान से हैं। पहले रेंट। अली ने अगले साल का शॉप रेंट 10,000 एडवांस में दे दिया और पूरा इस साल के एक्सपेंसेस में लिख दिया। मगर पैसा तो इस साल निकला है, मेरी जेब से इस साल गया, रिसीप्ट पर इस साल की तारीख है। पैसा इस साल गया, मगर फायदा अगले साल मिलेगा। आप उस जगह को अगले साल इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वो एक्सपेंस अगले साल का है। आज के दिन वो आपका हक है, एक एसेट। उसका नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। इस साल के एक्सपेंसेस से निकालिए प्रॉफिट 10,000 ऊपर। और अब उसका उल्टा, आखिरी महीने का यूटिलिटी बिल 3,800। बिजली आपने इस साल जलाई, एक्सपेंस इस साल हुआ, मगर बिल अगले महीने आया, इसलिए अली ने लिखा ही नहीं। बिल ही नहीं आया था तो क्या लिखता? एक्सपेंस लिखने के लिए बिल का आना जरूरी नहीं,
चीज आपने इस्तेमाल कर ली, एक्सपेंस हो चुका। ऐसी रकम का नाम है एक्रूड एक्सपेंस, हुआ हुआ एक्सपेंस जिसका पैसा अभी देना है। ये इस साल के एक्सपेंसेस में आएगा और बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी, प्रॉफिट 3800 नीचे। इन दोनों के पीछे एक ही सोच है। पहला रूल, कोई भी चीज तब लिखो जब वो हुई, पैसे के आने जाने की तारीख से नहीं। इसका नाम है एक्रूअल। और दूसरा रूल, इस साल की इनकम पर इस साल के वही एक्सपेंसेस लगाओ जो उस इनकम को कमाने में लगे। इसका नाम है मैचिंग। गुरुजी, ये तो वही काम है जो हमने वीडियो 9 में किया था, एडजस्टिंग एंट्रीज। तब हमने बस एडजस्ट कहा था, नाम नहीं बताया था। बिल्कुल सारा, आज उसी काम को उसका नाम मिल गया। और वीडियो 13 में भी आपने यही किया था। काउंटर को एक ही साल का एक्सपेंस नहीं बनने दिया था, क्योंकि उसका फायदा कई साल चलेगा। वो भी मैचिंग थी। पांचवां निशान, और ये वही है जो अभी आपने क्विज में पकड़ा था। अली को एक बड़ा ऑर्डर मिला 18,000 का। अली ने खुश होकर उसे सेल लिख दिया, मगर माल अभी भी अली की अपनी शेल्फ पर पड़ा है और क्लोजिंग स्टॉक में गिना भी हुआ है। ऑर्डर पक्का है गुरुजी, कस्टमर ने जुबान दी है, वो ले जाएगा। जुबान पर मुझे भी भरोसा है, मगर अकाउंटिंग भरोसे पर नहीं, मिल्कियत पर चलती है। जब तक माल आपके पास है, वो आपका स्टॉक है, सेल नहीं। सेल उस वक्त बनती है जब माल कस्टमर का हो जाए। इस रूल का नाम है रियलाइजेशन। और इसका दूसरा रुख भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में वही पूछा जाता है। अगर आपने माल दे दिया है मगर पैसे अगले महीने आएंगे, तो सेल आज ही लिखी जाएगी। उधार वाली सेल भी पूरी सेल है। पैसे का आना टेस्ट नहीं है, माल का जाना टेस्ट है। यही तो पूरा वीडियो 15 था। तो ये 18,000 की सेल अभी हुई ही नहीं। स्टेटमेंट से निकालिए, प्रॉफिट 18,000 नीचे। और अली, ये खबर बुरी नहीं है, ऑर्डर फिर भी आपका है, सेल अगले साल आ जाएगी। सिर्फ साल बदल रहा है, पैसा नहीं। अब छठा निशान, पिछले साल आपने कुछ उधार पर प्रोविजन बनाई थी 2,400, क्योंकि कुछ कस्टमर्स के पैसे डूबने का अंदेशा था। इस साल आपने वो प्रोविजन ये कहकर हटा दी कि सब दे देंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है गुरुजी, लोग अच्छे हैं। उम्मीद रखना अच्छी बात है, मगर हिसाब उम्मीद पर नहीं बनता। अकाउंटिंग का रूल ये है, अगर लॉस का अंदेशा मौजूद है तो उसे अभी मान लो, और अगर फायदा सिर्फ मुमकिन है, पक्का नहीं, तो इंतजार करो। लॉस जल्दी लिखो, फायदा देर से। इस रूल का नाम है प्रूडेंस, यानी एहतियात। प्रोविजन वापस लाइए, प्रॉफिट 2,400 नीचे। और वीडियो 10 याद कीजिए, वहां आपने यही काम किया था, और तब हमने इसे सिर्फ एहतियात कहा था। और अब सातवां निशान, जो इसी रूल का दूसरा चेहरा है। अली ने क्लोजिंग स्टॉक को सेल प्राइस पर लिखा 34,000, जबकि उस माल की कॉस्ट थी 25,000। मगर मुझे वो 34,000 में ही बिकेगा। शायद बिकेगा, मगर अभी बिका नहीं। जिस दिन बिकेगा उस दिन वो 9,000 का फायदा असली हो जाएगा। आज उसे लिख लेना अपने आप को धोखा देना है। स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर लिखा जाता है, या उससे भी कम अगर बाजार में उससे कम पर बिकने वाला हो। यही नेट रियलाइजेबल वैल्यू का रूल था जो आपने वीडियो 14 में देखा। स्टॉक 25,000, प्रॉफिट 9,000 नीचे। और एक जरूरी हद जो एग्जाम में पूछी जाती है, प्रूडेंस का मतलब ये नहीं कि हमेशा कम लिखो। जानबूझकर प्रॉफिट छुपा लेना भी उतना ही गलत है जितना बढ़ाकर दिखाना। रूल सिर्फ इतना है, अंदेशा मानो, खुशखबरी का इंतजार करो। गुरुजी, एक और बात, पिछले साल मैंने स्टॉक FIFO से लगाया था। इस साल सोच रहा था एवरेज से लगा लूं, प्रॉफिट थोड़ा अच्छा लगेगा। रुक जाइए, यही वो लम्हा है जहां एक और रूल आता है। अगर आप हर साल मेथड बदलते रहें तो आपके अपने 2 साल का आपस में मुकाबला ही नहीं हो सकेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बिजनेस बेहतर हुआ या खराब, क्योंकि पैमाना ही बदल गया। इस रूल का नाम है कंसिस्टेंसी, यानी जो मेथड चुने उस पर कायम रहें।
मगर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। मेथड बदलना हमेशा के लिए मना नहीं है। बदल सकते हैं 3 शर्तों पर। 1, कोई असली वजह हो, सिर्फ प्रॉफिट अच्छा दिखाना वजह नहीं। 2, अकाउंट्स में बता दें कि मेथड बदला है। 3, ये भी बता दें कि इससे प्रॉफिट पर कितना असर पड़ा। और ये बताने वाला हिस्सा खुद एक रूल है, फुल डिस्क्लोजर। जो बात पढ़ने वाले का फैसला बदल सकती हो, वो छुपाई नहीं जाती। मेथड बदलना, कोई बड़ा मुकदमा, कोई बड़ी चीज जो बाद में हो गई, सब बता दी जाती है। और आखिरी निशान, ये मुझे पसंद आया। अली ने स्टेपलर, डस्टबिन और कैलकुलेटर, कुल 800 का सामान एसेट बनाकर उसके लिए 5 साल का डिप्रिसिएशन का पूरा स्केड्यूल बना रखा है। सामान साल के आखिरी महीने में आया था, इसलिए इस साल डिप्रिसिएशन 1 रुपया भी नहीं लगी। पूरा 800 एसेट में पड़ा है। आप ही ने तो वीडियो 13 में कहा था कि जो चीज कई साल चले वो एसेट है। स्टेपलर भी तो 5 साल चलेगा। बिल्कुल कहा था, और आपने ठीक याद रखा। मगर एक और रूल है जो उस पर हंसता है, मटीरियलिटी। सवाल ये है, क्या ये रकम किसी का कोई फैसला बदल सकती है? 800 से ना डिस्ट्रीब्यूटर का फैसला बदलेगा, ना आपका, ना किसी और का। तो इतनी छोटी चीज के लिए 5 साल का हिसाब रखना मेहनत का जाया है। इसलिए छोटी रकमें सीधा एक्सपेंस लिख दी जाती हैं। और याद रखिए, छोटी की कोई तयशुदा लिमिट नहीं होती। एक छोटी दुकान के लिए 800 मायने रखता है, एक बड़ी फैक्ट्री के लिए नहीं। रूल वही रहता है, सिर्फ लकीर जगह बदलती है। तो ये 800 भी इस साल का एक्सपेंस, प्रॉफिट 800 नीचे। और अब अली, वो लम्हा आ गया जिससे आप डर रहे हैं। पूरा हिसाब जोड़ते हैं। चलिए, अली का लिखा हुआ प्रॉफिट था 1,05,000। अब 2 चीजें जोड़नी हैं जो इस साल की थी ही नहीं। पर्सनल एक्सपेंसेस 13,000, ये बिजनेस के थे ही नहीं। और अगले साल का रेंट 10,000, ये इस साल का था ही नहीं। दोनों जमा करने से प्रॉफिट हो गया 1,28,000। वाह, मेरा प्रॉफिट तो और बढ़ गया। सब्र अली। अब वो चीजें आ रही हैं जो इस साल की थीं, मगर लिखी नहीं गई। बिजली का बिल 3,800, इस साल का एक्सपेंस। ऑर्डर वाली सेल 18,000, हुई ही नहीं। प्रोविजन 2,400, अंदेशा अभी जिंदा है। स्टॉक का 9,000, वो फायदा अभी हुआ ही नहीं। और छोटा सामान 800, सीधा एक्सपेंस। ये सब मिलाकर हुए 34,000। 1,28,000 में से 34,000 निकाल दें। असली प्रॉफिट है 94,000। यानी गुरुजी ने मेरा 11,000 का प्रॉफिट उड़ा दिया। नहीं अली, मैंने आपको 11,000 का लॉस नहीं दिया। मैंने आपको सच दिया। वो 11,000 कभी थे ही नहीं। अगर आप उन्हें सच मानकर खर्च कर देते, या उस पर भरोसा करके और बड़ा माल उठा लेते, तो लॉस असली होता। झूठा प्रॉफिट सबसे महंगा सौदा होता है, क्योंकि आगे के सब फैसले उसी पर होते हैं। और अली भाई, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी यही बेहतर है। वो 94,000 का सच्चा हिसाब देखेगा, जो हर रूल पर पूरा उतरता है। और उसे पता चलेगा कि ये आदमी अपनी किताबें ठीक रखता है। भरोसा नंबर से नहीं बनता, मेथड से बनता है। और देखिए, आज हमने क्या किया। सिर्फ प्लस और माइनस। कोई नया अकाउंट नहीं, कोई नया फॉर्मेट नहीं। वही जोड़ घटाओ जो आप पहले दिन से जानते हैं। बस हर कदम पर एक नाम था, और वही नाम एग्जाम में मार्क्स देते हैं। आपकी बारी। और इस दफा हिसाब भी। सारा के स्टॉल का ड्राफ्ट प्रॉफिट है 40,000। 3 बातें। 1, अगले साल की लाइसेंस फी 3,000 इस साल के एक्सपेंसेस में है। 2, इस महीने का यूटिलिटी बिल 1,200 आया ही नहीं, लिखा भी नहीं गया। 3, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है 12,000, मगर लिखा गया है सेल प्राइस 15,000 पर। सच्चा प्रॉफिट क्या है? 3, 2, 1। जवाब है ए, 38,800। लाइसेंस फी
अगले साल की है तो इस साल के एक्सपेंसेस से निकली प्रॉफिट 3000 ऊपर। बिल इस साल का है मगर लिखा नहीं गया, प्रॉफिट 1200 नीचे। और स्टॉक सेल प्राइस पर लिखा था कॉस्ट पर लाना है, 3000 का झूठा फायदा गया। जिन्होंने बी चुना वो प्रीपेड वापस जोड़ना भूल गए, सबसे आम मिस्टेक। और जिन्होंने सी चुना उन्होंने स्टॉक की मिस्टेक छोड़ दी, यानी आज भी अपना प्रॉफिट खुद बढ़ा रखा है। हर एडजस्टमेंट के साथ उस रूल का नाम भी लिखिए, पेपर में उसके अलग मार्क्स होते हैं। एक और चीज जो पेपर में आपको बचा लेगी, नए सिलेबस और नए फ्रेमवर्क में इन्हीं रूल्स के नए नाम भी मिलते हैं। गोइंग कंसर्न को बुनियादी फर्ज कहा जाता है और एक्रूअल को वो बुनियाद जिस पर सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। कुछ किताबें दोनों को बुनियादी फर्जियात लिखती हैं, दोनों जवाब चलते हैं। प्रूडेंस को सच की दुरुस्त तस्वीर का हिस्सा, यानी एहतियात के साथ सच। कंसिस्टेंसी वहां कंपैरेबिलिटी कहलाती है और मटीरियलिटी रेलेवेंस का हिस्सा है। कुछ किताबें प्रूडेंस को कन्वेंशन लिखती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट। आपका जवाब दोनों जगह सही होगा अगर आप नाम के साथ एक लाइन का मतलब और एक मिसाल लिख दें। यही 3 चीजें मार्क्स देती हैं। और आखिरी ईमानदाराना बात, इन रूल्स के बाद भी हिसाब में आपकी सोच का हिस्सा रहता है। कितनी प्रोविजन, कितनी यूजफुल लाइफ, कौन सा मेथड। 2 ईमानदार लोग भी थोड़ा अलग जवाब दे सकते हैं, इसीलिए ये रूल्स इतने अहम हैं। ये जवाब को बिल्कुल एक नहीं करते, मगर उन्हें इतना करीब ले आते हैं कि उन पर भरोसा किया जा सके। 6 पक्के एग्जाम टिप्स। 1, हर जवाब 3 हिस्सों में लिखिए, रूल का नाम, एक लाइन का मतलब और एक मिसाल। सिर्फ नाम लिखने पर पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलते। 2, प्रूडेंस, मुमकिन लॉस। अभी लिखो, मुमकिन फायदे का इंतजार करो, मगर जानबूझकर प्रॉफिट छुपाना भी गलत है। 3, रियलाइजेशन बताता है सेल कब लिखनी है, मैचिंग बताती है उसके साथ कौन से एक्सपेंसेस जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे की जगह मत लिखिए। 4, कंसिस्टेंसी में मत लिखिए कि मेथड बदलना मना है, बदल सकता है असली वजह के साथ बताकर और असर बताकर। 5, मालिक का हर जाति एक्सपेंस ड्राइंग्स है, कैपिटल कम होगा, एक्सपेंस नहीं बनेगा। और 6, अगर सवाल में लिखा हो कि बिजनेस बंद हो रहा है तो गोइंग कंसर्न खत्म, फिर हर एसेट उस वैल्यू पर आएगा जो जल्दी बेचने पर मिले। ये आखिरी पॉइंट अक्सर सबसे मुश्किल सवाल के पूरे मार्क्स देता है। तो आज का निचोड़, बिजनेस अलग हस्ती है, इसलिए मालिक का एक्सपेंस ड्राइंग्स। जो पैसे में ना नापा जाए वो अकाउंट्स में नहीं। बिजनेस चलता रहेगा, इसलिए एसेट कॉस्ट पर माइनस डिप्रिशिएशन, साल काट कर हिसाब, और हर चीज उसी साल में जिसमें वो हुई, एक्रूअल और मैचिंग। सेल तब जब माल जाए, रियलाइजेशन, लॉस जल्दी, फायदा देर से, प्रूडेंस। एक मेथड कायम रखो, कंसिस्टेंसी, छोटी चीज पर बड़ा हिसाब नहीं, मटीरियलिटी, और जो अहम हो बता दो, फुल डिस्क्लोजर। आज का चैलेंज भी अली ही दे गया है। उसने कहा, इस साल मैं स्टॉक का मेथड बदल लेता हूं, प्रॉफिट अच्छा लगेगा। तो बताइए, कौन सा रूल टूटा और क्या मेथड कभी बदल सकता है? अगर हां तो कब और किस शर्त पर? जवाब कमेंट में लिखिए, मैं खुद पढ़ता हूं। और अब अगली वीडियो का राज। डिस्ट्रीब्यूटर ने अली का सच्चा हिसाब देखकर हां कर दी, मगर एक शर्त लगा दी। कहता है, जुबानी उधार नहीं, एक कागज पर लिख कर दीजिए कितनी रकम, किस तारीख को, और नीचे आपके दस्तखत। अली ने पूछा, उधार तो उधार है, कागज क्यों? और जवाब हैरान कर देने वाला है। उस कागज का अपना नाम है, अपने रूल्स हैं, और वो कागज खुद पैसे की तरह हाथ बदल सकता है। अगली वीडियो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर आज समझ आ गया हो कि सच्चा प्रॉफिट क्या होता है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा कोर्स यहीं मिलता है तरतीब से। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।